आपके यहां से सबसे पॉजिटिव आवाज नवाज शरीफ के टाइम्स में आई थी। और नवाज शरीफ के टाइम में जब आवाज आई, पॉजिटिव लक्षण आए, तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री बस के रास्ते लाहौर गए थे, आपको मालूम होगा अच्छी तरह से। और हुआ क्या, आपने 3 महीने बाद ही, ये शायद जनवरी फरवरी की बात है, और मई के अंदर क्या किया हमारे साथ आपने? इरशाद साहब, आप बताएंगे जरा इस बात को। आपको हम एनीवे, बताएंगे। एक छोड़, नहीं, हम ऐसा है तू मैं बात नहीं कीजिए, मैं उलझते। जवाब दूंगा। आपने कहा है, मैं भी अभी और बताता हूं। देखिए, डिक्टेटरशिप ये होती है नैना मैम, कि जब कोई एक डरा हुआ आदमी अपने आप को अमर कर लेता है। पाकिस्तान के संविधान में वो संशोधन करवाता है कि चाहे मैं मरूं या जिंदा रहूं, या आज पोस्ट पे हूं, कल मैं रिटायर हूं, पाकिस्तान में रहूं, अमेरिका में रहूं, मेरे पर कोई भी महाअभियोग, इंपीचमेंट नहीं चल सकता, मुझे कोई दंड नहीं दे सकता, मैं चाहे जो करूं। हाथ किसका है ऊपर? हाथ है इनके, जो इनके मंत्री जी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अमेरिका आज भी गंदे काम कर रहे हो, पहले भी उनके लिए गंदे काम कर रहे थे। उन्होंने तो आपके कैमरे पर आके बोला कि हमने 20 साल से डर्टी जॉब्स किए हैं, और खासकर उसका टारगेट हमने बनाया हिंदुस्तान को। भारत का टारगेट बनाने में अब पाकिस्तान या चीन की, जो एक तरह से मैं कहूं सिंपल भाषा में चमचागिरी में इतने मशगूल हो गए कि आपने अपने पड़ोसियों का रेलिवेंस ही खत्म कर दिया। आपने सोचा ही नहीं कि पड़ोसियों के साथ मजबूत संबंध आपकी इंटरनल मजबूती को कितना योगदान देंगे। और रही बात यह है कि मेरे पाकिस्तानी मेहमानों की, कभी भी किसी से मांगने से कभी आदमी मजबूत नहीं होता है। मैं देते क्या हो दुनिया को? टेररिज्म के अलावा दे क्या रहे हो? आज किस हिस्से से आप इतने मजबूत बता रहे हो? नहीं, मैं जानना चाहता हूं, बताइए, मुझे एजुकेट कीजिए। क्या मात्र एक वार्ता कराने से मजबूत बन गए? अरे यूएई के ऊपर आपने जितना लोन यूएई का लौटाना था वो अरब से लेके दे दिया। संयुक्त अरब के अंदर अभी आपने, अमारात के अंदर जो आपने डिफेंस पैक्ट किया, उसके हिसाब से आपका खर्चा, पानी यानी कपड़े धोने का खर्चा, मेंटेनेंस का खर्चा भी सऊदी अरब आपकी फौज को दे रहा है। तो देखा जाए, सऊदी अरब ने आपकी फौज को किराए पे ले लिया है। यही आपकी मशहूर है, आप उधार लेने के मशहूर हो, मांगने के लिए मशहूर हो, और अपनी फौज को किराए पर देने के लिए मशहूर हो। इसके अलावा आपको दिखता है मुस्लिम उम्मा। अरे आप उससे ऊपर, मुस्लिम उम्मा पूरा अपनी इकोनॉमी पे ध्यान दे रहा है। यही कारण है ईरान और पूरा जीसीसी कंट्रीज का विरोधाभास है। इन सब चीजों से आप ऊपर उठना नहीं चाहते। आपके लोग मान चुके हैं कि हमने हिंदुस्तान से दुश्मनी मोल लेकर अपना बहुत नुकसान किया है, पूरी जनरेशन आपने खराब कर ली है। और ये धर्मांधता के काम है, कट्टरवादता के मामले में, जो अपनी लगाम, जो अपनी एक तरह से देश की लगाम मुल्ला मौलवी को सौंपी है, इसी के तहत तो आप खराब हो रहे हो। आप कर ही नहीं सकते किसी चीज का समाधान। आप हमसे आते हो, कभी कहते हैं हम डैम तोड़ देंगे, हम वो आपके दरियाए सिंध हमारा है, उसमें खून की नदियां बहा देंगे। कभी आपका पीएम साहब आ जाते हैं। अरे देखिए, एक लेवल होता है बातचीत का। नहीं इरशाद साहब, बातचीत का एक लेवल होता है। उस लेवल को मेंटेन करने के लिए पुतिन साहब है, दुनिया में बोलते कम है, करते ज्यादा है। ट्रंप साहब उल्टा है, बोलते ही बोलते हैं, करते उतना कम नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री हैं, बोलते सुना है कभी इतना? हाँ, एक आध बार जब हमारे यहाँ पे इंसिडेंट आप लोगों ने कराया, और वो जो भाड़े के जो नहीं इरशाद साहब, मैं पूरी तरह पट्टी बोल रहा हूँ, 1 by 1। आप कह रहे हैं कि भारत के मोदी जी बोलते नहीं, वो बोलने के काबिल नहीं रहे हैं। आपको मालूम है कि आपके प्रधानमंत्री बोलने के काबिल नहीं रहे हैं सिंदूर के बाद। नहीं, माफ कीजिएगा शायद साहब, मेरे प्रधानमंत्री बोलते कम है, एक्शन ज्यादा लेते हैं। नहीं, आज हमारी आर्मी को पूरी तरह से फ्री हैंड है, वो अपना डिसीजन खुद लेती है और बाद में बताती है कि हमने ये कर दिया। और रही बात, हम यहाँ पे कुछ वार वेजिंग के लिए नहीं बैठे हैं, लेखन इतना जरूर है इरशाद साहब, कभी हम आपके सामने डोजियर लेके आपके सामने खड़े रहते थे, आप हमारा डोजियर लेके उस पर समोसे खाते थे, हमने डोजियर देने बंद कर दिए। दूसरा, सॉफ्ट नेशन का तमगा उतार के हमने हवा में उछाल दिया सिक्के की तरह। उछाल दिया सिक्के की तरह। ऑफ सिंदूर की बात कर रहे थे, ऑफ सिंदूर ने तो पूरे दिखाया कि भारत की पोजीशनिंग आज की डेट में क्या है और हम किस तरह से डिसीजन लेते हैं। आप इसलिए नहीं भाग रहे हो ईरान के अंदर कि आप वहां पे सुलह कराना चाहते हो। ठीक है। आपके अंदर इरशाद जी, आप बार बार कहते हैं कि कहा नहीं। अरे भाई, जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं, जो बरसते हैं वो गरजते नहीं हैं। हमारे जो पीएम है वो सीधे गरजते हैं और फ्री हैंड देते हैं उसके बाद में एक्शन का। सिर्फ बोल बोल के शब्दों के शेर, कागजी शेर थोड़ा ना बनना है। मैं जल्दी से एक बार तैयब खान जी का रुख करना चाह रही हूँ इसी बात को लेकर। एक एक करके सभी गेस्ट का रिएक्शन ले लूँ। आ रही हूँ इरशाद जी। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जिस रूप में बड़ी बातें यहाँ पर कही गई हैं तैयब खान जी,
हमने सुना ख्वाजा आसिफ पहले भी ये बात कहते रहे कि भाई हम टॉयलेट पेपर बन चुके हैं, एक तरह से अमेरिका ने बना दिया। अब उन्होंने एक इंटरव्यू में ये बड़ी बात कही, उन्होंने कहा कि अमेरिका का सिर्फ और सिर्फ हम चमचे बनकर रह गए और सिर्फ इस्तेमाल किया गया, पहला मौका नहीं। उन्होंने डर्टी वर्क के लिए भी बात कही थी कि कैसे अमेरिका इस्तेमाल करता रहा है। एक बार फिर वो इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आप तस्वीर का एक ग्रुप और चंद सेकंड के क्लिप दिखा के जो है वो आपको क्या है कि उसको डिस इंफॉर्मेशन करके अपने नाज़रीन को दिखाना, ये इंडिया मीडिया का आपको भी पता है कि एक आदत सी बन गई, और झूठ फैलाना, अपनी आवाम को गुमराह करना, ये भी आपकी एक आदत है। ख्वाजा आसिफ साहब का जो क्लिप है वो मुकम्मल क्लिप चलाया ही नहीं है। आप अगर वो क्लिप पूरा चलाएं तो आपको भी पता चलेगा कि उन्होंने कहा क्या, उन्होंने स्टेटमेंट क्या दी है, वो बड़े जिम्मेदार। अच्छा, क्या दिए ये तो बता दीजिए। इरशाद जी कह रहे हैं पुराने प्रधानमंत्री के लिए कहा गया था ये, और हमें उस पर फख्र है कि वो कोई ऐसी जिम्मेदाराना बात नहीं करते। और जिस तरह आपको आग लगी हुई है सैयद आसिम अली साहब, क्योंकि फील्ड मार्शल है हमारे तरान में और खित्ते में जो अमन के लिए कोशिश पाकिस्तान कर रहा है, बजाय पाकिस्तान के किरदार को हमारे पड़ोसियों को अप्रिशिएट करने तैयब खान जी, अभी कुछ समय पहले अमेरिका ने कहा था एहसान किया है उसने पाकिस्तान पर, क्यों एक बार फिर से उस बात को लेकर आप अपनी बेइज्जती कराना चाहते हैं? अरे सुनिए तो तैयब खान, अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि एहसान किया उन्होंने पाकिस्तान पर, और आप बार बार जिस शांति दूत की बात कर रहे हैं, टीटीपी बलूचिस्तानी, कितने लोगों के खून से हाथ रंगे हुए हैं, सने हुए हैं, और आप शांति दूत बनने की बात करते हैं। उसे डाकिया और दलाल कहा जाता है सर। कि भारत सफारती सतह पर मुकम्मल तनहा हो चुका है और इस वक्त भारत को कोई भी मुंह नहीं लगाना चाहता, और भारत के अंदर अपने जो है वो मुख्तलिफ आज़ादी के तरीके में चल रही है, ये भी सारी दुनिया जानती है। भारत को चाहिए कि वो जो है वो अब सफारती सतह पर तनहा हो गया, जंग में हार गया, मार के हाथ में जिस तरह आपको शिकस्त हो चुकी है, अब आपको कितनी और रसवाई चाहिए? अब आपको कोई मुल्क नहीं लगाना चाहता, तो पाकिस्तान के जंग है तैयब खान, फील्ड मार्शल आसिम अली, तो आपको तो बस जो है वो कीड़े निकालने और छोटे छोटे क्लिप और डिसइंफॉर्मेशन उठा के खान, ऐसा लग रहा है जो रटी रटाई स्क्रिप्ट है वो बस जल्दी जल्दी बोल देना चाहते हैं। मैं जो बोल रही हूँ वो सुन भी नहीं रहे। बातें चाहे हमारी कुमती जमाते, वो सारे सियासतदान है वो मिल बैठ के सब कुछ हल कर लेंगे। इस वक्त पूरे खित्ते में जो पाकिस्तान किरदार अदा कर है, सब नजरें उस तरफ है, और तवज्जो उठाने के लिए भारतीय मीडिया की आदत है कि वो गोदी मीडिया की तरह अपना जो है वो तवज्जो उठाने की। अच्छा, जो आपको स्क्रिप्ट मिली थी आपने पूरी पढ़ ली ना? आलोक साहिब जी, ऐसा लग रहा है कि एक सांस में जो जो मिला सब एकदम से बोल दीजिए, वो बात सुनना भी नहीं चाह रहे। मैं जो काउंटर क्वेश्चन कर रही हूँ पूछना भी, सुनना भी नहीं चाह रहे। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, चूंकि यहाँ पर इरशाद जी ने खासतौर से परवेज मुशर्रफ का जिक्र किया, डिक्टेटरशिप की बात कही, तो क्या जो परवेज मुशर्रफ वाली जो डिक्टेटरशिप थी, फजलुर रहमान का ये बयान कि भाई अगर मुझे कुछ हुआ तो मौजूदा फौज का सिस्टम जिम्मेदार होगा, फिर तो ऐसा लगता है कि ये वाला सिस्टम तो मुशर्रफ का जो कार्यकाल उससे भी ज्यादा खतरनाक है। लोगों को सीधे, इतने बड़े धर्मगुरु, उनको जान का खतरा, वो भी फौज से, सीधे आसिम मुनीर से। जी नैना जी, देखिए पाकिस्तान में अब एक तरह से आम जनता के बीच में और पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन जो वहां पे है, वहां पर एक खुली जंग छिड़ रखी है। वो काफी अंडर करेंट्स इसके काफी तेज है। आम जनता वहां पर मुसलमानों को जोड़ने के, विश्व के मुसलमानों को जोड़ने की इबादत कर रही है, उसकी कोशिश कर रही है, और जिसकी आवाज फजलुर रहमान साहब बन गए हैं, उनको ये समझ में नहीं आता है। वो बार बार पाकिस्तानी हुक्मरानों को कोस रहे हैं कि आप अपने भाइयों से क्यों लड़ाई कर रहे हो, तालिबान से क्यों लड़ाई कर रहे हो, और विश्व के सारे मुसलमान देश एक हो जाएं। और वो अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज के, पश्चिमी देशों के घोर विरोधी हैं और उनकी घोर आलोचना करते हैं। मुश्किल यह है कि इस आलोचना करने के कारण पाकिस्तानी आम जनता का उनको समर्थन मिल रहा है, क्योंकि ईरान युद्ध के बाद वहां पर एंटी अमेरिका जो एक वेव है, फीलिंग्स है, वो बहुत ही आम जनता में स्ट्रांग है। जो कि आपने देखा कि कैसे पाकिस्तान में आक्रमण भी हो गया था अमेरिकी दूतावास के ऊपर, वहां गोलियां चलानी पड़ी थी। तो आम जनता तो अमेरिका के खिलाफ है, लेकिन मुनीर साहब जो है, इन्होंने कटोरा लेकर के ये एक बार ट्रंप साहब ने बुलाया और सीधे पहुंच गए। ये पहली एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है पाकिस्तान में, दुनिया में, जहां पर इलेक्टेड गवर्नमेंट के नेता को अमेरिका या दूसरे देश के नेता नहीं बुलाते हैं। वो बुलाते हैं आर्मी जनरल को, आर्मी हेड को बुलाते हैं बातचीत करने के लिए और अपनी राजनीति सेकने की रोटियां सेकने के लिए। तो ये बात तो साफ है कि मुनीर साहब जो है वो ट्रंप साहब के पैरों पे बैठ गए हैं, लेट गए हैं बिरयानी खाने के लिए। और मुश्किल क्या है, मुनीर साहब ये समझते हैं कि अमेरिका से हमें
थोड़ी राहत मिल जाएगी। चाइना से तो मिल नहीं रहा है इरशाद कॉरिडोर चाइना में जी। अभी 81.4 जी। ट्रिलियन, एक मिनट मेरी इरशाद साहब मुझे बता लें दीजिए, आप सबक पढ़ रहे हैं, जो है आप तैयब खान को आपके कह यहाँ रहे जो हैं लोन सबक है, पढ़ रहा, सबक आप पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं आपके मोदी जी की यहाँ किताब बैठकर। आप अरे पढ़ते हैं इरशाद क्या जवाब साहब, आपको आता है, इरशाद साहब कटोरा देखिए, आता है जिसमें पता नहीं क्या इरशाद पीते साहब हैं आप। ऐसे बात मत कीजिए। आप गाँव मूत्र पीते हैं कि गाँव का बात गोबर कीजिए, खाते हैं, वो कटोरा जो ठोस लेके बात पीते हैं कीजिए, आप। सोर्स के साथ बात कीजिए, हवा में मुझे बात मत लगता है कीजिए। कि गाँव मूत्र मैं पीते हैं आपको कटोरे में डाटा आप। दे रहा हूँ, आपका जो लोन है गूगल पे जाइए चेक कीजिए, 81.4 ट्रिलियन डॉलर है। तो क्या हुआ? 81.4 ट्रिलियन डॉलर। आपकी हालत फिर भी खराब है। पाकिस्तान जिंदाबाद। भारत के पास कितना लोन है ये चेक कर लीजिए, 2.2 ट्रिलियन डॉलर है। आप कहीं तुलना में नहीं खड़े होते हैं। आपकी देश की हालत ये हो गई है कि चीन से मांगो कि अमेरिका से मांगो कि कोई भी दे दे, दाता कोई भी दे दे, सऊदी अरेबिया दे दे, वहां से लेके उसको चुकाओ, तीसरे से लेके चौथे को चुकाओ। अच्छा, और ऐसे में आप ऐसी गलतियां कर रहे हैं, ऐसे में आप ऐसी आपके हुक्मरान वो गलतियां कर रहे हैं जो आम जनता जिससे भड़क जा रही है। और वही हाल होगा मौलाना फजलुल रहमान साहब का भी मैं बता दूं, इमरान खान ने यही किया था और यूएस और वहां की सेना ने मिलके उसको जेल में डाल दिया। आज उसकी ये हालत हुई है। उसी राह पर फजलुर रहमान साहब जा रहे हैं और उसी राह पर देखिए इनके एक मिनिस्टर साफ साफ बोल रहे हैं, फिर भी इनकी आंखें नहीं खुल रही हैं। लेकिन सबसे खास बात तो ये है साहिर सर कि इसके पहले मौका नहीं, इसके पहले भी बोलते रहे। इरशाद जी आपकी बात पे काउंटर कुछ कर रहे थे सर, शॉर्ट रिएक्शन प्लीज इरशाद जी। कि मैं ये देखता हूँ कि साहब मेरे साथ बहुत सारे प्रोग्राम में आ चुके, मैं इनको एंजॉय करता हूँ। ये अभी आप तैयब खान को कह रही थी रटी रटाई बात कर रहे हैं, ये साहब जो है जब भी आते हैं अरे ये क्योंकि मैं तो उनसे सवाल भी पूछ रही थी, वो तो तैयब जी सुनना ही नहीं चाह रहे थे मेरी किसी बात को। खाते हैं। दूसरी बात ये मेरे फील्ड मार्शल सैयद हाफिज मुनीर साहब के खिलाफ बात करते हैं, मेरे पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं। ठीक है, आप हमारे असली दुश्मन हैं, आप बात कीजिए, लेकिन इस कटोरे से बाहर आइए खुदा। दूसरी बात मैं ये कहता हूँ कि देखें आपके नेता मुरीद के खिलाफ अभी आप बात कर रहे थे आपके डिफेंस मिनिस्टर ने मुनीर साहब के खिलाफ बात कर दी। समझ आ गई गाँव मूत्र पीते हैं कटोरे में, आप जरा सुन लीजिए। अरे भाई दूसरी बात आपने की डिफेंस मिनिस्टर बात की, भाई साहब प्लीज आप ये समझिए, आपके डिफेंस मिनिस्टर बोल रहे हैं भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ। अच्छा इरशाद जी सुनिए ना, इरशाद जी सुनिए ना, दो चीज। गौमूत्र मुझे लग रहा है आपको भी थोड़ा पीना चाहिए। जितनी शरीर की बीमारियां, दिमाग की बीमारियां, जो भी इधर उधर की चीजें है ना, इधर उधर की सारी बीमारियां ठीक कर देंगे। और सुनिए, पाकिस्तान की हर बीमारी का इलाज है हिंदुस्तान के पास में। और आपने कहा आप हमें दुश्मन मानते हैं, हम तो आपको दुश्मन नहीं मानते। आप तो कितने अच्छे, देखिए यहाँ पर नेता एक तरह से, हाँ ठीक है, वहां पर जो आतंक परस्ती वाली नीतियां, ये जो आतंकी, हम उन्हें दुश्मन मानते हैं। यहीं पर ही विचार का बड़ा अंतर आ जाता है। लेकिन मैं जल्दी से एक बार कर्नल हिमांशु सिंह जी का रुख करना चाह रही हूँ। अच्छा हिमांशु सिंह जी, देखिए यहीं पर ही, देखिए हर समस्या का समाधान हिंदुस्तान के पास है, लेकिन लेना चाहते नहीं इरशाद जी कोई समस्या का समाधान। पाकिस्तान 75 साल से हर बार नया मसीहा ढूंढता है, कभी अयूब, कभी जिया, कभी मुशर्रफ, कभी मुनीर, और हर बार डिक्टेटरशिप का एक नया अध्याय, नया स्वरूप नजर आता है। और यही बात चूंकि अभी ख्वाजा आसिफ भी कह रहे थे ना कि भाई पहले वाली बात है यहाँ पर जो इरशाद जी कह रहे हैं। पाकिस्तान के लोग आखिर कब सीखेंगे कि उनकी जो फौज है वो उनकी समस्या दरअसल फौज की तानाशाही वाला रवैया है, और यही अमेरिका के सामने नतमस्तक हो जाना, सऊदी अरब के सामने बिक जाना, चाइना के सामने अपने देश के हिस्से को बेच देना, असल समस्या ये है। क्या वो समझ नहीं पा रहे? और फजलुर रहमान ने जब आईना दिखा दिया तो उनको जान से मारने की धमकियां मिलने लगी। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। नैना जी, 1947 में जब पाकिस्तान बना था तो उसको 3 डर थे। पहली बात कि भारत जो है उससे जनसंख्या और भूगोल में बहुत बड़ा है, दूसरा उसकी सेना बहुत बड़ी है, तीसरा उसकी आर्थिक स्थिति पाकिस्तान से मजबूत है, और चौथा की राजनीतिक स्थिरता भारत में बेहतरीन थी। और इसीलिए उसको एक पैट्रन चाहिए था, जो पैट्रन उसको मिला अमेरिका में। और अमेरिका कोल्ड वॉर के समय पे एशिया में कोई ऐसा सहयोगी ढूंढ रहा था जो रशिया को कंटेन करने में उसकी मदद कर सके। और यहां से इन दोनों के बीच में गठजोड़ शुरू हुआ और अमेरिका ने इनकी बहुत मदद की, आर्थिक रूप से भी और सैन्य रूप से भी। और देखिए पाकिस्तान 2 जो मेजर अलायंसेस थे, सेंटो और सीटो, उसमें चला गया। और देखिए जब तक ये पाकिस्तान अमेरिका की हाँ में हाँ मिलाता रहा तब तक वहां सब कुछ ठीक रहा। लेकिन जिस समय इमरान खान साहब की सरकार आई और वो रशिया चले गए,
उस समय देखिए 2-3 दिन पहले हमने कवर किया था डोनाल्ड लू वाला, जिसमें साइफर लीक हुआ था, जिसमें बताया गया था कि आपको इमरान खान को हटाना है और अगर ऐसा नहीं होता है तो इसके रिपरकशंस बहुत खराब होंगे। उसके बाद देखिए इमरान खान को हटाया गया क्योंकि वैचारिक मतभेद आईएसआई के हो गए थे इनके साथ में, और आसिम मुनीर उस समय आईएसआई में थे। और इसीलिए जैसे ही मुनीर साहब बने हैं और सत्ता में आए हैं, उन्होंने सबसे पहला काम किया है कि इमरान खान को जेल में डाला गया है और उनके साथ में जो जातियां कर सकते हैं वो की गई हैं। और इसी दौरान क्या हुआ, आईएमएफ के लोन से बेल आउट लेने के लिए पाकिस्तान ने यूक्रेन को बहुत सारा असला प्रोवाइड कराया, जो बहुत सारे वायरल भी हुए थे, जिसमें बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में बनी हुई थी। पाकिस्तान में एक चीज बहुत क्लियर है कि अगर आप वॉशिंगटन से नजदीकी रखते हैं तो आप सत्ता में रह सकते हैं। जहां तक मौलाना फजलुर रहमान साहब का सवाल है, देखिए वो भी एक कट्टरपंथी है, लेकिन ही इज अ किंग मेकर, ही इज नॉट अ किंग हिमसेल्फ। तो वो पावर ब्रोकर का काम बहुत अच्छे से करते हैं। लेकिन इस समय प्रॉब्लम जो आ रही है वो ये है कि जो हाइब्रिड सरकार है, कि वो हाइब्रिड सरकार वहां पर बहुत मजबूत है, और इसीलिए वो चाहते हैं कि उनको प्री एम्प्टिव सिक्योरिटी मिल जाए, जिसमें कि वो ये चीज कह सके। देखिए आसान नहीं है पाकिस्तान में ये कहना कि मेरे पीछे सेना पड़ी हुई है और पब्लिकली ये कहना, क्योंकि मैं पर्सनली अगर आप मुझसे पूछें तो मौलाना फजलुर रहमान साहब जितने कट्टरपंथी हैं और जितना जहर उन्होंने हिंदुस्तान के खिलाफ उगला है, मुझे लगता है कि हमें तो उनकी बात भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन हिमांशी जी जब तक कोई हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगलते रहे तब तक तो आंखों के तारे बन गए थे ना, प्यारे प्यारे बन गए थे। लेकिन अब जैसे उन्होंने सरकार की अपनी फौज के खिलाफ आवाज बुलंद करना शुरू की तो उन्हें धमकियां मिलने लग गई। क्यों तैयब खान जी, जो बात कह रही है यहाँ पर हिमांशी जी, बात तो यही नजर आती है। ऐसा कुछ नहीं है, आप लोगों को जो है ना आज जो है वो हमेशा भारत का ये दिलचस्पी रही है कि बस फिजूल चीजों को उठा कर उस पर तबसरे करना, उस पर खबरें बनाना, उसको खबरों को सरदार तैयब खान, मैं तो ये हैरान हो जाती हूँ कि आपके लिए सारी खबरें फिजूल कैसे हो जाती हैं। आपके देश में लोगों को फांसी पर लटका दिया जाए, आपके देश में एक पूर्व प्रधानमंत्री को सलाखों के पीछे सड़ने के लिए छोड़ दिया जाए, आपके एक नेता कह रहे हैं कि भाई हम तो बिक चुके हैं, हम चमचे बन चुके हैं, आपके एक धर्मगुरु कह रहे हैं कि अगर मुझे कुछ हुआ तो फौज जिम्मेदार होगी। अरे आप ही सुन लीजिए उनकी बातें। जो आपको शिकस्त हुई है, जो ऑपरेशन सिंदूर का जो बेड़ा गर्क हुआ है, जो पाकिस्तान के सैनिकों ने आपके घरों में घुस के जो मारा है, उसके बाद जो तकलीफ है वो अभी तक जो है वो गई नहीं है। और उस तकलीफ का आफ्टर शॉट जो है वो मुख्तलिफ शक्लों में आ रहे हैं। कभी किस स्टेटमेंट को उठा के आप लगा रही है, कभी किस स्टेटमेंट को चलाई जा रही है। तो ये आपकी जो है वो मुझे ऐसा लगता है कि आपको मोदी मीडिया नजर आती है। मुझे वहां पर मैं तो मुनीर या शहबाज शरीफ भी नहीं बोल सकती, क्योंकि वहां पे तो पल पल बदलते रहते हैं। आप आईएसआई मीडिया है क्या जो वहां से स्क्रिप्ट आई रटी रटाई बोल रहे हैं? जो जंग हो रही थी मुसलमानों पर, जो तैयब साहब जरा सुन लीजिए, एक छोटा सा सवाल तैयब साहब। मौलाना साहब को जो धमकियां दी जा रही हैं वो सरकार और सेना बता रही है कि मौलाना साहब को मिलिटेंट से खतरा है जान को, तो आप बताएंगे किससे खतरा है मौलाना साहब को? अरे मौलाना को किससे खतरा है, सरकार बता रही है। पेट्रोल की वैसी कमी, आप नॉन स्टॉप गाड़ी लेकर चल रहे हैं, नॉन स्टॉप गाड़ी लेकर, भाई खत्म हो जाएगा फ्यूल। अरे जरा पॉज लगाइए, थोड़ा सा ब्रेक लगाइए, अरे ब्रेक तो लगाइए तैयब खान, सुन लीजिए जरा, ऐसा फ्यूल खत्म हो जाएगा बगैर ब्रेक के गाड़ी चला रहे हैं। फ्यूल तो आप तैयब खान साहब, फ्रांस की जो कंपनी है, उसके जो आपने राफेल तैयारे हैं वो आपने जो गिरे हैं, जो ट्रंप ने बार बार हम राफेल पे बात करने आए हैं यहाँ पे, तो हम मौलाना फजलुल, हम मौलाना पे बात करने आए हैं, मौलाना को धमकी क्यों दी जा रही है? ठीक है, अच्छा जवाब तो सुन लीजिए, अरे सवाल तो सुन लीजिए। अच्छा सुनिए, अरे मेरे सवाल तो सुन लीजिए तैयब साहब, सवाल तो सुन लीजिए तैयब साहब। मैं ये पूछ रहा हूँ कि मौलाना को किनसे खतरा है? मिलिटेंट तो मौलाना है, मौलाना खुद बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ से तालिबान ट्रेन होके गए, उनसे मत लड़ो। तो जब मिलिटेंट उनके हैं तो खतरा मौलाना को किससे है, आप बताएं?
आप इंडिया है तो उस तरह की कोई स्टेटमेंट है तो आप उसको बड़ा खुशी से उसको चला रहे हे पूरी प्रभु। बात भाई अच्छा ठीक है, सुनिए आपसे कर्नल हिमांशु सिंह भी कुछ सवाल करना चाहती हैं, मलिक सर भी करना चाहते हैं, लेकिन मैं भी अच्छा इसी बात को तो जरा आप मुझे कंटिन्यू कर दीजिए कि आखिर फजलुर रहमान ने बयान क्यों दिया, उन्हें किससे खतरा है? आपके यहाँ तो अल्लाह, अमेरिका और आर्मी ही चलाती है, वो सीधे सीधे बात कह रहे हैं कि भाई मुझे आर्मी से खतरा है। उन दो खतरा मोदी से है, मोदी को नेतन्याहू से खतरा है, नेतन्याहू को मोदी से खतरा है। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जैसी सरकार हिंदुस्तान में है वैसी पाकिस्तान में भी चलनी चाहिए और इसी रूप में एक तरह से देखा जाए। जी हिमांशी जी कुछ कह रहे हैं। मोदी को खतरा नेतन्याहू से है। देखिए मौलाना साहब के टीटीपी और अफगानी तालिबान से बहुत गहरे संबंध हैं। इनके मदरसों में पढ़े हुए लोग आतंकवादी बनते हैं। देखिए देवबंद की अगर आपको कहीं भी आतंकवादी मिलेंगे तो कहीं ना कहीं उनका संबंध देवबंद से होगा। और यही मौलाना साहब जब तक कि इमरान खान साहब की खिलाफत कर रहे थे तब तक ये बहुत प्रिय थे, लेकिन अब ये लायबिलिटी बन चुके हैं और उनको पता है कि वो अब लायबिलिटी हैं, क्योंकि जिस तरह की बातें वो करते हैं। और सबसे बड़ी बात है महिलाओं के अधिकारों के बहुत जब एक राजनेता दूसरे राजनेता का इस्तेमाल कर रहा होता है तब तक पाकिस्तान में सब कुछ ठीक होता है, लेकिन अब उनको एक चीज समझ में आ गई है कि अब उनका सफाया कर दिया जाएगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।